हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन चल रहा है और ये चैप्टर का आगे वाला टॉपिक जो है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए समझते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहले आपको एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट दिखाना होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? It states that when a body A is in thermal equilibrium with another body B and also separately in thermal equilibrium with body C, then body B and C will also be in thermal equilibrium with each other. कहने का मतलब, आपके पास एक बॉडी A है और A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स नो हीट ट्रांसफर। तो ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वैसे यही बॉडी ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखिए, मैंने यहाँ एक एरो दिखाया और एक यहाँ। तो ए बॉडी बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर ये दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब ये हुआ कि बी एंड सी दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि भी कोई एक स्टूडेंट है ए, उसका फ्रेंड बी है और उसका एक और फ्रेंड सी भी है। तो बी और सी दोनों आपस में भी फ्रेंड्स हैं, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ए थर्मल इक्विलिब्रियम में बी के साथ, ए थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो बी और सी दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अभी उसके पॉइंट समझते हैं। सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर। जब भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जाम्पल, if we put some food item in the refrigerator overnight, then that food item is in thermal equilibrium with the air of the refrigerator. Heat no longer flows from food item to the air or from the air to the food item. This state is known as thermal equilibrium. समझो कि आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में रात को कुछ खाना रखा, तो खाने में से जो रेफ्रिजरेटर एयर है उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सुबह जब देखेंगे तो वो दोनों फूड आइटम और रेफ्रिजरेटर की एयर, वो दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मीन्स खाने में से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी रेफ्रिजरेटर में और रेफ्रिजरेटर में से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी फूड आइटम में। तो ये जो कंडीशन मिलती है, रात को जब खाना रखते हैं तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होते, लेकिन जब सुबह देखते हैं तो हीट ट्रांसफर का एक लेवल आ जाता है कि जहां दोनों के बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों इक्वल कंडीशन में आ गए होंगे। तो ये जो कंडीशन है उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस लॉ इज मोस्टली यूज्ड टू कंपेयर टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आउटकम क्या है? इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर बेस्ड है, क्योंकि टेम्परेचर तभी मेजर कर सकते हैं जब दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो कोई एक आइटम दूसरे के साथ जब थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी तब हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको लिखना है एग्जामिनेशन में। दिस लॉ इज मोस्टली यूज टू कंपेयर टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, पहले हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। उसका मतलब ये नहीं कि सीक्वेंस में पहले जीरोथ लॉ का आविष्कार हुआ था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले आविष्कार हुआ था, फिर ये जीरोथ लॉ निकला तो उसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पहले भी हम ये स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। एनर्जी का उत्पत्ति नहीं होती है या उसका नाश नहीं होता है, उसको हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड टोटल जो एनर्जी है वो उसका क्वांटिटी है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरी लैंग्वेज में कहे तो इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसका नाश नहीं होता,
उत्पत्ति नहीं होती, वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म. When a system is passed through change of states, both heat transfer and work transfer takes place and net energy is stored in the system. हमें पता है कि कोई एक प्रोसेस को हम कंसिडर करते हैं जिसके दो स्टेट हैं, लाइक यहाँ मैंने दिखाया है स्टेट वन एंड स्टेट टू. तो स्टेट वन से टू तक समझो कि मैंने कोई हीट एनर्जी दी, Q इज इनपुट, तो सामने मुझे कुछ आउटपुट मिला W, लेकिन Q का कंप्लीट कन्वर्जन W में नहीं हुआ, कुछ एनर्जी स्टोर हो गई. तो पहले जो स्टेट वन था उस वक्त जो उसकी इंटरनल एनर्जी थी उसको मैंने दिखाया E1 से, और बाद में यहाँ जो इंटरनल एनर्जी का लेवल मिला वो E2. ऑब्वियसली E2 चेंज होगा क्योंकि Q के बाद W मिला, लेकिन कुछ एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गई. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन्स E2 माइनस E1, एनर्जी में इंक्रीज हुआ तो E2 माइनस E1. और इसीलिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड माइनस वर्क डन. तो हीट ट्रांसफर ज़्यादा हुआ, वर्क कम मिला, तो जो डिफरेंस है वो यहाँ समाविष्ट हो गया. E2 माइनस E1 दैट इज नॉन एज डेल्टा ई. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W. आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं. हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज या आउटकम ये है कि हीट एंड मैकेनिकल वर्क दोनों एक दूसरे को कन्वर्टेबल है. मीन्स हीट का मैकेनिकल वर्क में रूपांतर हो सकता है, मैकेनिकल वर्क का हीट में रूपांतर हो सकता है, कन्वर्टेबल है. और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, when a closed system undergoes cyclic process then net heat transfer is equal to net work transfer. जैसे मैंने पहले भी बात की थी, साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल ओरिजिनल स्टेट पर जब वापस आते तब साइकिल कंप्लीट होता है. समझो कि 1 से 2 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस, 3 से 4 और 4 से 1. तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए और वो क्लोज सिस्टम है, तो नेट हीट ट्रांसफर मीन्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W. कैसी प्रोसेस के लिए? साइक्लिक. तो साइक्लिक के लिए सिंबल हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, मीन्स चारों प्रोसेस, समझो कि 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है तो 4 प्रोसेस का नेट आउटकम डेल्टा Q. जैसे ये पहली प्रोसेस, फिर ये दूसरी प्रोसेस, ये तीसरी और फोर्थ, तो 1 2 3 4 हुआ, तो उसका चारों प्रोसेस का एडिशन, इंटीग्रेशन इसलिए दिखाया है, और साइक्लिक इंटीग्रेशन. तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W. तो कोई बदलाव नहीं होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W आपको मिलेगा. कहने का मतलब नेट हीट ट्रांसफर मस्ट बी इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पॉइंट है. आगे देखते हैं लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आपको ये 2 पॉइंट्स एग्जामिनेशन में दिखाने हैं. पहला पॉइंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. देखो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये पॉइंट देख लेते हैं. हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. म्यूचुअली कन्वर्टेबल है तो कहने का मतलब क्या हुआ, हीट का रूपांतर मैकेनिकल वर्क में होता है और मैकेनिकल वर्क का रूपांतर हीट में होता है. लेकिन मैकेनिकल वर्क का रूपांतर 100% हीट में हो सकता है, लेकिन जब आप हीट का रूपांतर मैकेनिकल वर्क में करेंगे तो 100% कन्वर्जन होता नहीं है ड्यू टू सम लॉसेस, और इसीलिए ये लिमिटेशन हो गई. इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क. हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में होता नहीं है, ये लिमिटेशन है. दूसरा लिमिटेशन, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड वर्क. हीट और वर्क का डायरेक्शन हमें पता नहीं है. हीट का फ्लो और वर्क का फ्लो कैसे होगा, वेदर हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी. हीट का फ्लो है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, उसका इंडिकेशन या डायरेक्शन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता नहीं है. ये दूसरी लिमिटेशन है, आप समझ सकते हैं उसको. चलो आगे बढ़ते हैं. एक लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो के लिए, वो है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ये क्या है, इस सिलेबस में ये टॉपिक दिया है,
तो मैं फिर यहां समझा दूं, इफ W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस वर्क। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क और हीट का रूपांतर हो सकता है। समझो कि मैंने सिस्टम में वर्क दिया, सप्लाई किया, तो सामने हीट मिलेगा। हीट दिया तो सामने वर्क मिलेगा। तो समझो कि वर्क सप्लाइड किया है सिस्टम में और सामने हीट मिली, Q इज द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यू टू दिस वर्क। देन हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। सो W इज इक्वल टू JQ, और जो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने J ऐड किया, ये जो J है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो J इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। द एक्सप्रेशन ऑफ J सेज दैट the mechanical equivalent of heat is the number of units of work that must be done on a system to produce a single unit of heat। समझो कि मुझे यूनिट 1 जूल हीट चाहिए, तो उसके लिए कितनी अमाउंट मुझे वर्क सप्लाई करनी पड़ेगी, ये दोनों का जो रेशियो है वो हमें जे देगा। तो कहने का मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डब्ल्यू टू क्यू। जे इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और उसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, क्योंकि हम सप्लाई करते हैं मैकेनिकल वर्क, सामने मिलता है हीट एनर्जी। तो वो दोनों का तालमेल के लिए जो कांस्टेंट है उसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे आने वाले वीडियो में अभी थोड़े बहुत टॉपिक्स जो बाकी है फर्स्ट चैप्टर के वो मैं लेने वाला हूँ, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।